नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गोली और जहर नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गोली और जहर नॉवल का पार्ट 4। सुनील ने नोट किया कि कृष्णा किसी कदर भी बॉबी से कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उस घड़ी उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी और उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बीमारी से उभरे मरीज के होते हैं। कोई चाय वाय पियोगे? सक्सेना ने पूछा। नहीं, सुनील बोला, बिल्कुल नहीं। तुम लोग? सक्सेना कर्मचारियों से संबोधित हुआ। किचन में जाके बैठो। सब वहाँ से रुखसत हो गए। वो लड़की, सुनील बोला, ऐसी बुझी बुझी मुरझाई मुरझाई सी क्यों थी? कृष्णा, यही नाम होगा। कल रात कुछ उल्टा सीधा खा गई थी, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग सी हो गई थी। सारी रात काफ़ी हलकान रही। अब तो ठीक है। सुबह तो ये उठकर अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं थी। आई सी, आओ बैठें। दोनों डाइनिंग टेबल पर 2 अगल बगल की कुर्सियों पर बैठ गए। सक्सेना ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। यहाँ सिगरेट पीना ठीक होगा? सुनील धीरे से बोला। क्यों नहीं, सक्सेना बोला, बल्कि एक मुझे भी दो, मेरा पैकेट कार में रह गया है। ज़रूर। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और फिर दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगा लिया। कल शाम आप, फिर वो ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला, ठाकुर साहब से दीनानाथ चौहान की चिट्ठी की बाबत दरियाफ्त करने वाले थे। हाँ भाई, क्या पता चला? कुछ नहीं। क्यों, मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात तो हुई थी, निर्धारित समय पर, लेकिन और ही बातें डिस्कस होती रही। उस डिस्कशन का विषय इतना गंभीर था कि चिट्ठी वाली बात की तरफ से मेरी तवज्जो हट गई। फिर एकाएक ठाकुर साहब उठ के चल दिए, क्योंकि घर लौटने से पहले अभी उन्होंने कहीं और पहुंचना था। बस रह ही गई वो बात जिक्र में आने से। यानी कि इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई कि चिट्ठी यहाँ मौजूद है या चोरी जा चुकी है। यही समझ लो। वैसे 2 ही ठिकाने मुमकिन थे उस चिट्ठी के, एक ठाकुर साहब का बेडरूम और दूसरा उनकी स्टडी। बेडरूम की तो मैंने खुद बड़ी बारीकी से जांच की है, चिट्ठी वहाँ नहीं है। यानी कि स्टडी में होगी। कोई ज़रूरी नहीं, पुलिस स्टडी को सील कर गई है, इसलिए वहाँ झांका नहीं जा सकता। वैसे अकल में आने वाली बात तो यही है कि कत्ल अगर उस चिट्ठी की खातिर हुआ है तो उसे कातिल ले गया होगा, वरना पुलिस ले गई होगी, बिना घर वालों को बताए। जाहिर है। वैसे आपका दिल क्या कहता है? आपकी निजी राय क्या है? कत्ल के वक्त तक उस चिट्ठी का वजूद अभी बरकरार था? सक्सेना ने तत्काल उत्तर ना दिया। वो बड़ी गंभीरता से सिगरेट के कश लगाता रहा। सुनील अपलक उसे देखता रहा। मेरा दिल तो भाई यही कहता है। आखिरकार वो बोला कि उस चिट्ठी पर परसों शाम ही कंसल की बीवी की नजर इनायत हो गई थी। वो कैसे? सुनील उत्सुक भाव से बोला। वो क्या है कि आज ठाकुर साहब के दाह संस्कार के वक्त शमशान घाट पर भूषण कंसल और उसकी बीवी कल्पना दोनों मौजूद थे। वहाँ मैंने चिट्ठी का जिक्र छेड़ा था। आपने? भाई, मैं मरने वाले का दोस्त ही नहीं, उसका वकील भी था। मैं इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि फर्म के बंटवारे के वक्त गबन गई रकम की भरपाई ठाकुर साहब ने अपने पल्ले से की थी। अगर दीनानाथ चौहान की चिट्ठी सही थी तो गबन की वो रकम पहले ही कंसल डकार चुका था। सो अब उस रकम की ठाकुर साहब की फैमिली के लिए वसूली करने की कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ था। आई अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने इस बाबत कंसल से बात चलाई थी और उससे पूछा था कि उसने ठाकुर साहब की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया था। जवाब में वो बड़ी लापरवाही से बोला था कि जब ठाकुर साहब ही नहीं रहे थे तो वो जवाब किसे देता। मैंने कहा कि जवाब उसे फिर भी देना चाहिए था, क्योंकि एक तो एक बेगुनाह की रिहाई का सवाल था, जो कि उस गबन के इल्ज़ाम में जेल में सड़ रहा था, और दूसरे खुद उसकी दिलचस्पी होनी चाहिए थी अपनी पोजीशन साफ करने में। तब कंसल की जगह उसकी बीवी, उसकी वो कमबख्त बीवी, बड़ी रुखाई से बोली थी कि उनकी पोजीशन तो साफ ही साफ थी। वो एक बेजा इल्ज़ाम था जिसका जवाब देना वे ज़रूरी नहीं समझते थे। मैंने चौहान की चिट्ठी का हवाला दिया तो वो 2 टूक बोली कि ऐसी कोई चिट्ठी थी ही नहीं। वो तो मुझे चैलेंज करने लगी कि अगर चिट्ठी थी तो दिखाओ कहाँ थी। सुनील, तभी मुझे एहसास हुआ था कि उस चिट्ठी का वजूद ख़त्म हो चुका है। ज़रूर कल्पना उसे हाथ लगते ही नष्ट कर चुकी थी, लेकिन चिट्ठी आपने देखी थी, पढ़ी थी। उस चिट्ठी के वजूद के आप भी तो गवाह हैं। चिट्ठी के बिना मेरी गवाही किसी काम की नहीं। वो चिट्ठी चौहान की डाइंग डिक्लेरेशन थी, उसका इकबालिया बयान था। वो एक दस्तावेज थी जिसकी जगह मेरी गवाही नहीं ले सकती। आई सी।
फिर भी मैंने ये बात कही ज़रूर थी कि उस चिट्ठी के वजूद का मैं भी गवाह था। जवाब में कल्पना ने ऐसी बात कही थी जो कोई उस जैसी कमबख्त औरत ही कह सकती थी। क्या कहा उसने? बोली, ठाकुर की अभी चिता नहीं जली थी कि मैंने उसकी बेवा पर मेहरबान होना शुरू भी कर दिया था। मैंने ये साबित करना शुरू भी कर दिया था कि ठाकुर के ना रहने के बाद मैं नम्रता के लिए कितना काम का आदमी साबित हो सकता था। तौबा! इतना ही नहीं, जले पर नमक छिड़कने वाला काम उसने ये किया था कि उसने बाकायदा मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उस चिट्ठी का राग अलापना बंद ना किया तो मैं मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहूं। इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। सुनील, उस औरत की दीदा दिलेरी अपने आप में सबूत थी कि चिट्ठी वो चुरा के ले जा चुकी थी। यानी कि वो कहानी ख़त्म। फिलहाल तो ख़त्म ही है, आगे कोई करिश्मा हो जाए तो कह नहीं सकता। शायद ठाकुर साहब ने उस चिट्ठी की कोई फ़ोटोकॉपी बनवा कर रख ली हो। उम्मीद नहीं, ऐसा हुआ होता तो वो फ़ोटोकॉपी भी उन्होंने चिट्ठी के साथ ही ना रखी होती, क्योंकि तब तो फ़ोटोकॉपी रखने का मकसद ही पिट जाता। ऐसी कोई फ़ोटोकॉपी होती तो ज़्यादा संभावना इसी बात की थी कि वो उन्होंने मुझे अपने वकील को सौंपी होती। फ़ोटोकॉपी फिर भी हो सकती है भाई, बरामद तो हुई नहीं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसे पुलिस ले गई होगी। पुलिस ने सिर्फ स्टडी को सील किया है और सिर्फ उसी को टटोला है। फ़ोटोकॉपी वहाँ होती तो कल्पना ओरिजिनल के साथ उसे भी ले गई होती। शायद चौहान के पास उसकी कॉपी हो। उम्मीद नहीं, वो चिट्ठी चौहान ने अपने डेथ बेड पे लिखी थी और उसे मालूम था कि वो मर रहा था। ऐसा शख्स उस चिट्ठी की कॉपी रख के क्या करता? यानी कि विश्वनाथ जोशी की बेगुनाही साबित होने की और उसकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं। अब मैं क्या कहूँ? कल मैं भूषण कंसल से उसकी बीवी की मौजूदगी में मिला था। तब कल्पना ने मुझे बताया था कि वो शनिवार शाम को ठाकुर साहब से मिलने की मंशा से यहाँ आई थी। हाँ, लेकिन मिले बिना ही चली गई थी। मुझे पंकज ने बताया था कि वो उसे ठाकुर साहब की स्टडी में उनकी टेबल पर मिली थी, जहाँ की बकौल उसके वो ठाकुर साहब के लिए कोई संदेशा छोड़ जाने के लिए कोई पेपर पेन वगैरह तलाश कर रही थी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि कोई संदेशा लिखकर छोड़ा नहीं था उसने। वो पंकज को ही कहकर चल दी थी कि वो ठाकुर साहब को कह दे कि वो आई थी। वकील साहब, अगर हम ये मान के चले कि उस चिट्ठी की चोर कल्पना ही थी, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि शनिवार को उस विजिट पर, जिसकी कि अभी आपने भी तस्दीक की, चिट्ठी उसके हाथ नहीं लगी थी, क्योंकि ऊपर से एकाएक पंकज आ गई थी। मुमकिन है उसके चिट्ठी को तलाश करके उस पर काबिज हो चुकने के बाद पंकज वहाँ पहुँची हो। ऐसा हुआ होता तो अगली शाम को वो फिर यहाँ ना आई होती। क्या सबूत है कि वो अगले रोज़ यानी कि इतवार को यानी कि परसों भी यहाँ आई थी? पुख्ता सबूत कोई नहीं, लेकिन हालात का इशारा इसी तरफ है। परसों शाम जैसी पोशाक में चोर को आप लोगों ने स्टडी की खिड़की फांद कर देखा था। इत्तेफाक से एन वैसी पोशाक कल्पना के पास है। उसका आपको चिट्ठी दिखाने के लिए चैलेंज करना भी यही साबित करता है कि चिट्ठी वो हथिया चुकी थी। अब मेरा सवाल ये है कि परसों शाम की कल्पना की यहाँ आमद की यहाँ किसी को खबर क्यों नहीं? वो यहाँ पहुँची होगी तो किसी ने तो उसे दरवाज़ा खोला होगा। वो शख्स चोर चोर की दुहाई होने के बाद ये क्यों नहीं बोला कि वैसी पोशाक तो कल्पना भी पहने थी, जो कि थोड़ी देर पहले वहाँ आई थी? इसका एक ही जवाब हो सकता है, इत्तेफाक से या कल्पना की खुशकिस्मती से या नौकर चाकरों की लापरवाही से कोठी का प्रवेश द्वार खुला रह गया होगा और यूँ कल्पना की बनाई होगी। वो बिना किसी की निगाहों में आए स्टडी तक पहुँचने में कामयाब हो गई होगी। दरवाज़ा कभी ऐसे खुला रह जाता है? रह तो नहीं जाता, लेकिन इस एक बार ऐसा हो गया हो सकता है। कॉल बेल बजे तो दरवाज़ा कौन खोलता है? नौकर चाकर ही खोलते हैं। जो कोई भी दरवाजे के करीब हो खोल देता है। वैसे अमूमन दरवाज़ा बॉबी ही खोलती है, क्योंकि पुष्पा तो अमूमन किचन में ही रहती है और राम मिलन पहली मंजिल पर ठाकुर साहब के बेडरूम के करीब के एक छोटे से कमरे में इस उम्मीद में मौजूद रहता है कि शायद ठाकुर साहब को उसकी ज़रूरत पड़े। कृष्णा क्योंकि नम्रता की पर्सनल मेड है, इसलिए वो अमूमन ऊपर ही रहती है। अब कॉल बेल बजने पर दरवाज़ा खोलने के काम को अंजाम देने के लिए बाकी बॉबी ही बचती है। अभी जब मैं आया था तो मुझे उसी ने दरवाज़ा खोला था। वही तो, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि कॉल बेल बजेगी तो दरवाज़ा बॉबी ही खोलेगी। नहीं, रूल तो नहीं है। ऐसा रूल हो भी कैसे सकता है? ऐसे रूल का मतलब तो ये हुआ कि बॉबी अगर दरवाज़ा खोलने के लिए तत्काल उपलब्ध ना हो, जो कि दर्जनों कारणों से हो भी सकता है, तो घंटी बजती ही रहे, मेहमान दरवाजे पर खड़ा ही रहे। मैंने कहा ना कि घंटी बजने पर जो कोई भी दरवाजे के करीब होता है दरवाज़ा खोल देता है। नौकर सब भरोसे के हैं, भरोसे के ही हैं। कभी कोई शिकायत तो पेश आई नहीं किसी से। चारों नौकर किचन में मौजूद हैं। आप ज़रा जाकर उनसे ये दरियाफ्त कर सकते हैं कि परसों शाम कल्पना को यहाँ का दरवाज़ा किसने खोला था। सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया और उठकर वहाँ से चला गया। 2 मिनट बाद वो इंकार में गर्दन हिलाता वापस लौटा और बोला, किसी ने नहीं खोला। किसी को कल्पना के परसों शाम यहाँ आए होने की खबर नहीं। अलबत्ता शनिवार शाम को उसे दरवाज़ा बॉबी ने खोला था। तो फिर परसों शाम दरवाज़ा खुला ही रह गया था? शायद।
वकील साहब, सुनील ने दबे स्वर में नया सवाल किया। श्याम भैया कौन है? बड़ी करामाती चीज़ है, सक्सेना वितूषणापूर्ण स्वर में बोला। जगत भैया है। कल को शादी होगी तो बीवी भी इन्हें श्याम भैया ही कहेगी। परसों औलाद होगी तो बच्चे भी श्याम भैया ही कहेंगे। अभी शादी नहीं की, उम्र में तो काफ़ी बड़े लगते हैं। अब कर लेंगे। किससे? नम्रता से। जी? इनका यहाँ पुराना आना जाना है, फैमिली रिलेशंस हैं दोनों परिवारों के। जब ठाकुर साहब बीमार थे, उनकी मिजाज पुरसी के लिए ये अक्सर यहाँ आया करता था, लेकिन तब बंदे को दिखाई देता था कि ठाकुर साहब की मिजाज पुरसी तो महज बहाना था। असल में तो ये नम्रता के फिराक में आता था। ठाकुर साहब ने नम्रता से शादी कर ली थी, तो फिर भी ये पट्टा उसके साथ दिन में भैया, रात को सैया जैसा कोई रिश्ता काटने का ख्वाहिशमंद मालूम होता था। उसकी इस नीयत को भांप कर ही एक बार ठाकुर साहब ने इसे तगड़ी फटकार लगाई थी। ये वाकया ठाकुर साहब की शादी के कुछ दिनों बाद ही हुआ था। तब से ठाकुर साहब की ज़िंदगी में इस शख्स की यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई थी। फिर ये दुबई चला गया था और वहीं कोई नौकरी करने लगा था। बीच में राजनगर आता रहता था, लेकिन यहाँ कभी नहीं आया था। अब देखो, कल ठाकुर साहब का इंतकाल हुआ और आज पट्टा यहाँ हाजिर है। कहाँ से आके? कहीं पड़ोस से आके नहीं, दुबई से आके। बीवी की शय होगी, जाहिर है उसी ने खबर की होगी कि ठाकुर साहब इंतकाल फरमा गए थे और अब मैदान साफ था। मैंने इशारे से श्याम भैया से पूछा था इस बाबत। वो कहता है कि उसे ठाकुर साहब की मौत की कोई खबर नहीं थी, वो तो इत्तेफाक से राजनगर में था। आई सी, ठाकुर साहब ड्रिंक करते थे? ये क्या सवाल हुआ? सक्सेना सक पकाया। यूं ही पूछा, कोई सीक्रेट हो तो ना बताइए। नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। ड्रिंक वो नहीं करते थे क्योंकि उनकी बीमारी ने उनके सारे शौक छुड़ा दिए थे। सिगरेट की तो बहुत ही सख्त मनाही थी। अलबत्ता विस्की का एक छोटा पैग वो कभी कभार जब बहुत ही टेंशन में हो या बहुत ही अच्छे मूड में हो तो ले लेते थे। वैसे पाबंदी। वो एकाएक खामोश हो गया और दरवाजे की ओर देखने लगा। सुनील ने उसकी निगाह का अनुसरण किया तो पाया कि नम्रता वहाँ दाखिल हो रही थी। इन्हें कोई चाय वाय नहीं पिलाई? वो करीब आकर बोली। जी नहीं, ज़रूरत नहीं। सुनील बौखला ऐसा बोला। कतई कोई ज़रूरत नहीं। लोग बाग गए? सक्सेना बोला। हाँ, नम्रता बोली, यही बताने आई थी। वो वापस जाने को मुड़ी तो सुनील बोल पड़ा, मैडम। वो ठिठकी, घूमी, उसने सुनील की ओर देखा। ज़रा 1 मिनट बैठिए, सुनील बोला, प्लीज़। नम्रता एक डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। मैं दरअसल आपके कुत्ते के बारे में कुछ पूछना चाहता था, सुनील बोला। नम्रता ने सक्सेना की ओर देखा। सुनील जर्नलिस्ट है, सक्सेना ने बताया। अपने अखबार के लिए इस केस की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। तुम? तत्काल नम्रता बोली। वो सुनील हो, ब्लास्ट वाले? सुनील कुमार चक्रवर्ती? दी सेम, सुनील सिर नवाकर बोला। तुम तो बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हो। मेहरबानी है आपकी जो आप ऐसा समझती हैं। क्या पूछना चाहते हो मोती के बारे में? कल रात कुत्ता स्टडी में क्लोजेट में बंद था। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। ठाकुर साहब ने अपने किसी मेहमान को स्टडी में रिसीव करना होता था तो हमेशा यही करते थे कि कुत्ते को क्लोजेट में, जो कि बाकायदा एक कमरा है, बंद कर देते थे। ये बंद किए जाने पर कुत्ता उत्पात नहीं मचाता था? बिल्कुल नहीं, वो एक ट्रेंड कुत्ता है। उसको जो कुछ भी सिखाया गया है वो उस पर अमल करता है। क्लोजेट में बंद किए जाने पर वो चुपचाप वहाँ बैठ जाता है और चुपचाप वहाँ से निकाले जाने का इंतज़ार करता है। हालात बताते हैं कि कल तो वो चुपचाप नहीं बैठा था। कल तो उसने क्लोजेट में बहुत कोहराम मचाया बताते हैं। यहाँ तक कि बंद दरवाजे पर पंजे मार मार कर अपने नाखून तोड़ लिए, खून निकाल लिया। हैरानी है, ऐसा क्यों कर हुआ मैडम? अब मैं क्या कहूँ, मैं तो यहाँ थी नहीं। मेरे ख्याल से, सक्सेना बोला, मोती को एहसास हो गया था कि उसका मालिक खतरे में था, इसलिए वो आज़ाद होने के लिए तड़पने लगा था। ये हो सकता है, नम्रता सहमति में सिर हिलाती हुई बोली। लेकिन सुनील बोला, ये पक्की बात है कि जब वो क्लोजेट में बंद किया जाता था तो अमूमन खामोश रहता था। अमूमन क्या, हमेशा खामोश रहता था। जो वाकया तुम हुआ बताते हो? मैं नहीं, पुलिस ऐसा बताती है। हालात का ऐसा कहना है। वो पहले कभी नहीं हुआ, कम से कम मेरी जानकारी में तो कभी नहीं हुआ। अब कुत्ता कहाँ है? पुलिस के पास। आप लोगों ने उसे वापस हासिल करने की कोशिश नहीं की? कल रात ही तो लेके गई थी पुलिस कुत्ते को। हमें अभी कुत्ते की सूद लेने का मौका कहाँ मिला है? आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी कुत्ते का शौक ठाकुर साहब को ही था, वो आता भी उन्हीं के काबू में था। हम तो पता नहीं उसे संभाल भी पाएंगे या नहीं। फिर तो ये भी हो सकता है कि अब आप कुत्ते से किनारा ही कर ले। हाँ, हो तो सकता है। यानी कि अगर पुलिस कुत्ते को वापस ना लाए तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा? सवाल अफसोस का नहीं, मिल्कियत का है। वो हमारी चीज़ है, हमारे पास लौटनी चाहिए। मैं, सक्सेना बोला, पूछूंगा पुलिस से कुत्ते के बारे में। नम्रता ने सहमति में सिर हिलाया।
आपने? सुनील ने नम्रता से नया सवाल किया। लाश देखी थी? तत्काल नम्रता का चेहरा पीला पड़ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सवाल ज़रूरी है। तब नम्रता ने सहमति में सिर हिलाया। आपने देखा था कि जो ट्वीट का भूरे रंग का गाउन वो उस घड़ी पहने हुए थे, उसकी दाई आस्तीन फटी हुई थी? तब नहीं देखा था, लेकिन बाद में जब मैंने वो गाउन देखा था तो पाया था कि दाई आस्तीन पर से कपड़े का एक टुकड़ा फटकर नीचे लटक रहा था। वो आस्तीन कैसे फटी होगी? क्या पता, किसी कील वील में आस्तीन उलझा बैठे होंगे वो, और उन्हें खबर ही नहीं लगी होगी। क्यों नहीं लगी होगी? ऐसे आस्तीन बिना खबर लगे कैसे फट सकती है? वो बड़ा मजबूत कपड़ा मालूम होता था। मजबूत ही था, बिल्कुल नया गाउन था वो। फिर भी आस्तीन फट गई। हादसे हो ही जाते हैं। गाउन एक ही था उनके पास? नहीं तो 5-6 थे। फिर भी उन्होंने फटी हुई आस्तीन वाला गाउन पहना। बेध्यानी में पहन लिया होगा। ये भी तो हो सकता है, सक्सेना बोला, कि आस्तीन तब फटी हो जबकि गाउन वो पहने हुए थे। फिर इससे पहले कि गाउन बदलने की नौबत आती, उनका कत्ल हो गया। हाँ, सुनील सहमति में गर्दन हिलाता हुआ बोला, ये भी हो सकता है। स्टडी बंद ना होती तो हम तलाश करते वहाँ ऐसी कोई कील वील जिससे उलझकर आस्तीन फटी हो सकती थी। कोई कुछ ना बोला। अब एक आखिरी सवाल, सुनील बोला, आपकी राय में कातिल कौन हो सकता है? इस बारे में मेरी कोई राय नहीं, नम्रता बोली। ठीक है, सुनील उठता हुआ बोला, सहयोग के लिए शुक्रिया। अगले रोज सुनील ब्लास्ट में अपने ऑफिस में बैठा था कि फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो, एक लड़की तुम्हें पूछ रही है। उसके कान में रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर रेणु की आवाज़ पड़ी। सिर्फ पूछ रही है? सुनील विनोदपूर्ण स्वर में बोला, मिलना भी चाहती है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। मैं तो उस वक्त बम्बई में था। किस वक्त? जिस वक्त वो पहली भूल कर रही थी। कौन सी पहली भूल? जिससे धूल का फूल, जिंदगी की शर्मिंदगी और बाप का पाप पैदा होता है। दूर फिटे मुँह। सुनील हंसा और फिर बोला, देखने में कैसी है वो? अच्छी है, मेरे से अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है। क्या चाहती है? बताया ना, मिलना चाहती है। किस सिलसिले में? कहती है सिलसिला वो तुम्हें ही बताएगी। नाम क्या है? ये भी तुम्हें ही बताएगी। कमाल है। मिल लो, बेचारी बहुत परेशान और दीनहीन लग रही है। अच्छा ठीक है, भेज दो। भेजती हूँ, तब तक कंगी वंगी कर लो। वो किस लिए? नौजवान लड़की से हुलिया चमका के ही मिलना चाहिए। ठीक है। सुनील ने फ़ोन रख दिया। 1 मिनट बाद चपरासी जिस लड़की को उसके ऑफिस में छोड़ के गया वो कृष्णा थी। अरे, वो हैरानी से बोली, तुम? आपने पहचान लिया मुझे? वो होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लाती हुई बोली, हाँ फौरन। जबकि आपने कल शाम मेरी एक झलक ही देखी थी, जब आप मुगल बाग ठाकुर साहब की कोठी में आए थे। अच्छी सूरत याद रखना कदरन आसान काम होता है। नाम तो नहीं मालूम होगा? नाम भी मालूम है, कृष्णा। ठीक ठीक, बैठो तो सही। वो सुनील के सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। सुनील ने देखा कि वो एक मामूली सलवार कमीज पहने थी, लेकिन उस मामूली पोशाक में भी वो बहुत जच रही थी। कुछ पियोगी? सुनील ने पूछा। नहीं, वो तत्काल बोली। यहाँ कैसे आना हुआ? आप ही से मिलने आई हूँ। मुझे जानती हो? हाँ, आपके चले जाने के बाद कल मैडम जब वकील से बातें कर रही थी तो बॉबी ने, घर की दूसरी मेड ने, वो बातचीत सुनी थी। बड़ी खराब आदत है ये बॉबी की। ऐसी हरकतें वो आम करती है। कभी पैरेलल लाइन पर फ़ोन सुन रही होगी तो कभी चौखट से कान लगाए खड़ी होगी। बाजी नहीं आती। उसी ने मुझे बताया था कि आप सुनील थे और ब्लास्ट के बड़े जर्नलिस्ट थे। आई सी। सुनील ने एक बार फिर उसकी सूरत को निहारा और फिर बोला, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी नौकरी छूट गई है, वो रुआंसे स्वर में बोली। अच्छा, मुझे नौकरी छूटने का उतना अफसोस नहीं जितना उस बेइज्जती का रंज है जो मेरी इस सिलसिले में हुई। क्या हुआ? क्या हो गया कल शाम और आज में ऐसा? मालकिन के पास एक कंगन था जो सांप जैसा बना हुआ था, यानी कि सांप की पूंछ गोल घूमकर उसके मुंह में पहुंची हुई थी और उसमें सांप की आंखों की जगह 2 हीरे जड़े हुए थे। वो कंगन खो गया। मालकिन इल्ज़ाम लगाने लगी कि घर में ही किसी ने चोरी कर लिया था। जवाब में हम सब ने पेशकश की कि हमारे कमरों की, हमारे सामान की तलाशी ले ली जाए। मिस्टर सुनील, उसकी आवाज़ भर्रा गई। वो कंगन मेरे कमरे में मेरी सैंडलों के एक डिब्बे में से निकला। अरे, जबकि मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने वो कंगन नहीं चुराया था। मुझे तो उस कंगन की वहाँ मौजूदगी की खबर तक नहीं थी। जब कंगन चुराया नहीं था, सुनील हमदर्दी भरे स्वर में बोला, तो खबर कैसे होती? लेकिन मेरी बात किसी ने ना मानी और फिर मालकिन ने मुझे खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया। इतनी बेइज्जती हुई मेरी। एक तो नौकरी गई, ऊपर से माथे पर चोर का लेबल लग गया। 7 साल से मैं वहाँ काम कर रही थी, कभी किसी को मेरे से रत्ती भर भी शिकायत नहीं हुई।
हुई तो इतनी बड़ी ये कि मैं चोर थी, 1 मिनट में इज्जत उतर गई। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी नामुराद हरकत की किसने? खुद मालकिन ने। क्या? हाँ, अब तो मैं भी नहीं छुपाने वाली। जब मेरा किसी ने लिहाज नहीं किया तो मैं क्यों किसी का लिहाज करूं? लेकिन नम्रता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे बहाना चाहिए था मुझे नौकरी से निकालने का। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी एक बहुत बड़ी काली करतूत की जानकारी हो गई थी। कौन सी काली करतूत? पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बोलो। मिस्टर सुनील, नम्रता ठाकुर साहब का कत्ल करने की फिराक में थी। परसों रात वो गोली से ना मरे होते तो जहर से मरे होते, जो कि शादी पर जाने से पहले नम्रता उनकी ओवल्टीन में मिलाकर गई थी। ओवल्टीन? जो कि ठाकुर साहब के बेडरूम से जुड़ी छोटी सी किचन में मौजूद थी। ठाकुर साहब रात को सोने से पहले ओवल्टीन बनाकर पिया करते थे, जो कि वो उस किचन में अक्सर खुद ही बना लिया करते थे। वो दूध गर्म करते थे, उसमें चीनी और 4 चम्मच ओवल्टीन डालते थे और उसे घोलकर पी लेते थे। कहते थे कि उससे उन्हें नींद आ जाती थी। परसों शाम उनकी गैरहाजिरी में जब मैं किचन ठीक करने लगी थी तो मेरी तवज्जो ओवल्टीन के डब्बे की ओर इसलिए गई थी क्योंकि उसमें बस 5-6 चम्मच ओवल्टीन ही मौजूद थी और मैंने याद कर लिया था कि अगले रोज मैंने उसकी जगह ओवल्टीन का नया डिब्बा मंगाकर रखना था। मिस्टर सुनील, उस ओवल्टीन में जहर था। कृष्णा, ये एक गंभीर इल्ज़ाम है। यह हकीकत है। तुम्हें कैसे मालूम? सुनिए, कैसे मालूम? परसों रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। ठाकुर साहब बेडरूम से जब नीचे स्टडी में चले गए थे तो मैं उनके बेडरूम में गई थी और मैंने उनकी ओवल्टीन का 1 चम्मच गर्म पानी में घोलकर पी लिया था। मिस्टर सुनील, उस 1 चम्मच ओवल्टीन ने सारी रात मुझे बिन पानी की मछली की तरह तड़पाया। सारी रात मेरे पेट में मरोड़ उठते रहे और उबकाइयाँ आती रही। कल सुबह मेरी ये हालत थी कि मेरे से उठकर अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर को कहीं जाकर मैं ज़रा चलने फिरने की काबिल हो पाई थी। ओह, लेकिन वकील साहब तो कह रहे थे कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। कैसे हो गई थी? खाना तो मैंने परसों रात खाया ही नहीं था। क्या पता ऐसा दिन के खाने से हुआ हो। कई बार फूड पॉइजनिंग के लक्षण 12-13 घंटे बाद उजागर होते हैं, लेकिन दिन में मैंने वही खाना खाया था जो कि सबने खाया था। फिर मुझे ही फूड पॉइजनिंग क्यों कर हुई? ये भी ठीक है। तो तुम्हारा ख्याल है कि ओवल्टीन में जहर था? बिल्कुल। अब ज़रा सोचिए, जिस ओवल्टीन के चम्मच ने मेरी हालत मुर्दे जैसी कर दी थी उसने ठाकुर साहब की क्या गत बनाई होती, जो कि उसके एक वक्त में 4 चम्मच लेते थे। ऊपर से उनकी तंदुरुस्ती नाजुक, वो उम्र दराज, वो दिल के मरीज। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सुनील ने बड़े मंत्रमुग्ध भाव से सहमति में सिर हिलाया। वो कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, लेकिन ठाकुर के ओवल्टीन पीने की नौबत तो आई ही नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि वो नौबत आने से पहले ही उनका कत्ल हो गया था। एग्जैक्टली, इसलिए आज से वो ओवल्टीन का डिब्बा तो अभी भी किचन में ही होगा। नहीं है, कल दोपहर मैंने खुद देखा था। वहाँ वो लगभग खाली डिब्बा नहीं था, वहाँ उसकी जगह ओवल्टीन का नया डिब्बा पड़ा हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ मिस्टर सुनील? इसका साफ ये मतलब हुआ कि वो डिब्बा अपनी करतूत छुपाने के लिए नम्रता ने वहाँ से गायब कर दिया था, ताकि किसी को ये पता न लग पाता कि उसमें जहर था। वो तो ये उम्मीद कर रही होगी कि जब वो शादी से लौटेंगी तब ठाकुर साहब बेडरूम में मरे पड़े मिलेंगे और यही समझा जाएगा कि आखिरकार वही हो गया था जिसका कि हमेशा से अंदेशा था, यानी कि उनका हार्ट फेल हो गया था। लेकिन लौटने पर जब उसने लाइब्रेरी में ठाकुर साहब की खून से लथपथ लाश पाई होगी तो उसके तो छक्के छूट गए होंगे। तब सबसे पहले उसने बेडरूम में जाकर जहर मिली ओवल्टीन का डिब्बा ही गायब किया होगा। कृष्णा, ये सब कुछ तुम बदले की भावना से प्रेरित होकर कर रही हो। आपका मतलब है मैं झूठ कह रही हूँ कि ओवल्टीन में जहर था? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। हो सकता है कि ओवल्टीन में जहर हो। ये भी हो सकता है कि ओवल्टीन में मौजूद उस जहर ने ही परसों रात तुम्हें मरणासन अवस्था में पहुँचाया था। लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि ओवल्टीन में जहर नम्रता ने मिलाया हो। और कौन करेगा ये काम? और तो पंकज ही है घर में, लेकिन वो तो अपने पापा से बेपनाह मोहब्बत करती थी। ठाकुर साहब उसे अपने विरसे से बेदखल करने वाले थे। यूँ कोई, वो भी एक लड़की, एक लाडली बेटी, अपने बाप का खून नहीं कर देती। घर में नौकर चाकर भी तो थे। किसी को ठाकुर साहब की मौत से कोई फ़ायदा नहीं था। ठाकुर साहब इतने अच्छे एम्प्लॉयर थे कि मेरे समेत हर कोई हमेशा उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगता था। किसी को ज़ाती फ़ायदा चाहे नहीं था, लेकिन किसी और ने, किसी बाहरी आदमी ने, मसलन उस कुंवर युद्धवीर सिंह ने, जिसके साथ ठाकुर साहब को अपनी बेटी का मिलना जुलना नागवार गुजरता था, किसी नौकर चाकर को बाकायदा रिश्वत देकर इस काम के लिए पटाया हो सकता था। ऐसे कोई पटाए में नहीं आने वाला था। हम सब ठाकुर साहब के वफादार मुलाजिम थे। राम मिलन और पुष्पा की तो ज़िंदगी गुजरी है उस घर में। खुद मैं उस घर की खिदमत करती करती किशोरी से युवती बनी। अब बॉबी के बारे में भी कह डालो। वो कतरन नहीं है, लेकिन इतनी घिनौनी, इतनी खतरनाक हरकत वो भी नहीं कर सकती। छोटे मोटे लालच में तो कोई भी फंस सकता है,
लेकिन किसी के लिए किसी के कत्ल का सामान करना, ना बाबा ना, मैं नहीं मानती। बॉबी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कब कहा कि वो ऐसा कर सकती है या उसने ऐसा किया था? मैंने तो महज एक संभावना जाहिर की थी, जैसे ये भी एक संभावना है कि ओवल्टीन में जहर शायद किसी घर आए मेहमान ने मिलाया हो। घर आया मेहमान? जैसे वो ठाकुर साहब के भूतपूर्व पार्टनर भूषण कंसल की बीवी कल्पना। जैसे बेरोक टोक वो ठाकुर साहब की स्टडी में पहुंच जाती थी, वैसे क्या वो ऊपर उनके बेडरूम में भी नहीं पहुंच सकती थी? मुझे नहीं पता, कृष्णा जिद भरे स्वर में बोली। मेरा विश्वास यही है कि ये काम नम्रता का है और उसने मुझे इसलिए बहाने से नौकरी से निकाला है ताकि मैं इस बाबत उस घर में किसी के सामने जुबान न खोलूं। जुबान तो तुमने फिर भी खोली आपके सामने, लेकिन उसने आपकी बाबत नहीं सोचा होगा। उसने यही सोचा होगा कि मैं एक बेसबूत बात को लेकर पुलिस के पास नहीं जा सकती थी। और ये बात तो सच भी है, पुलिस के पास जाने के तो ख्याल से ही मेरी रूह कांपती है। ये बात अगर हम अपने अखबार में छापे तो भी तो ये पुलिस के पास पहुंचेगी, लेकिन अखबार के जरिए तब तक इसका इतना व्यापक प्रचार हो चुका होगा कि तब पुलिस एक पैसे वाले की, एक दौलतमंद विधवा की शय में आकर मुझे डरा धमकाकर चुप कराने का रवैया अख्तियार नहीं कर सकेगी या मुझ पर दबाव डालकर मेरा बयान नहीं बदलवा सकेगी, जैसा कि पुलिस वाले अक्सर करते हैं। तुम तो, सुनील अचरज से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, बहुत सिरे तक सब कुछ सोचे बैठी हो। वो छोड़िए, आप ये बताइए, आपको मेरी कहानी पर विश्वास है? भाई, संभावित तो लगती है तुम्हारी कहानी, सुनील सावधानी से शब्दों का चयन करता हुआ बोला, लेकिन इस कहानी की रूह में तुम्हारा नम्रता का नाम लेना ठीक नहीं। वैसे तो जहर के ही अस्तित्व का ही कोई सबूत नहीं। क्यों सबूत नहीं? वो तीखे स्वर में बोली। उस जहर ने ही तो मेरी हालत मरने जैसी की थी। कौन सर्टिफाई करेगा कि जो तुम्हारी हालत हुई थी वो मरने जैसी थी? मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन अपनी हालत को बढ़ा चढ़ाकर कहती हो सकती हो, खास तौर से तब जबकि नम्रता के लिए, जिसे कि तुम अपनी उस हालत के लिए जिम्मेदार मानती हो, तुम्हारे मन में विद्वेष की भावना घर किए बैठी है। आप तो उसकी यूं हिमायत कर रहे हैं जैसे वो आपकी कोई सगे वाली है। नहीं है, होती तो भी ना करता। गलत काम में मैं अपने बाप की हिमायत नहीं करने वाला। सब कहने की बातें हैं। नम्रता क्यों अपने पति का खून करना चाहती थी? मुझे क्या पता। उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो, लेकिन उसकी उस हरकत की कोई वजह नहीं सुझा सकती हो। वो खामोश रही। ठाकुर साहब की जिंदगी में नम्रता का उनसे व्यवहार कैसा था? दिखावा तो ऐसा करती थी, वो नाक चढ़ाकर बोली, जैसे उससे ज़्यादा पतिव्रता स्त्री सृष्टि में दूसरी ना हो। दिखावा? दिखावा ही होगा, वरना कैसे कोई नौजवान लड़की अपने से दुगनी उम्र के बीमार, कमज़ोर, काफ़ी हद तक मोहताज मर्द को दिल से चाह सकती थी? क्यों नहीं चाह सकती थी? वो नर्स थी। नर्सों में सेवा भाव स्वभावगत होता है। फिर ठाकुर साहब तो तब भी ऐसे ही थे, जबकि उसने सोच समझकर अपनी मर्जी से उनसे शादी की थी। तब सोचा होगा कि बूढ़ा चंद महीनों में ही परलोक सिधार जाएगा। ऐसा ना हुआ तो उसे जबरन परलोक भेजने पर आमादा हो गई। नम्रता की बाबत तुम्हारे ऐसे ख्यालात ओवरनाइट बने हैं कृष्णा? ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि शुरू से ही तुम्हारा ये ख्याल था कि नम्रता अपने पति के लिए जिस निष्ठा और प्रेम का इजहार करती थी वो महज दिखावा था? हाँ, तो फिर तुमने पहले कभी इस ख्याल को हवा क्यों नहीं दी? क्योंकि पहले कभी नम्रता पर तुम्हारे जवाबी हमले की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। आप नाहक उसकी हिमायत कर रहे हैं। मैं कहती हूँ वो शांति, यहाँ भड़कने से कुछ नहीं होगा। वो खामोश हो गई। एक बात को ठंडे दिल से खूब समझ के जवाब दो। वो कंगन तुम खुद कबूल करती हो कि तुम्हारे सामान में से बरामद हुआ, कई लोगों की मौजूदगी में बरामद हुआ, ठीक? उसने बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिलाया। अब तुम्हारी मालकिन नम्रता अगर चाहती तो तुम्हें चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले भी कर सकती थी। वो ऐसी हिम्मत हरगिज़ नहीं कर सकती थी। करती तो मैं ये चिल्ला कर आसमान से उठा लेती कि वो मालिक का कत्ल करने की फिराक में थी। तुम्हारा चिल्लाना बेकार जाता, न कारखाने में तूती की आवाज़ नहीं सुनाई देती। पुलिस तुम्हारी बेबुनियाद बात का यकीन करती या नम्रता की बात का यकीन करती, जिसके पास कि तुम्हारे खिलाफ सबूत था? वो सबूत गढ़ा हुआ था, मुझे जानबूझ के फंसाया गया था। कबूल, ऐसी कुछ रवायत भी मालूम होती है उस घर की। पहले ठाकुर साहब भी यही पैंतरा किसी और के खिलाफ इस्तेमाल कर चुके थे। बहरहाल मेरा कहना यह है कृष्णा कि अगर जहर वाली बात मान भी ली जाए तो इस बात का तो कतई कोई सबूत नहीं है कि वो हरकत नम्रता की थी। तुमने यूं नम्रता का नाम लिया और उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रपट दर्ज करा दी या कोर्ट में केस कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मिस्टर सुनील, वो अप्रसन्न स्वर में बोली, आपकी बातों से क्या मैं ये नतीजा निकालूं कि आप ये जहर वाली बात अपने अखबार में छापने को तैयार नहीं हैं? वो बात तो हम ज़रूर छापेंगे, लेकिन उसमें सीधे किसी का, नम्रता का या किसी और का, खास तौर से युद्धवीर का या कल्पना कंसल का नाम हम नहीं लेंगे। तो क्या बात बनी?
तुम्हारा ये कहना ही अपने आप में सबूत है कि तुम बदले की भावना से प्रेरित होकर यहाँ आई हो। लेकिन अखबार की भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। बेबुनियाद बात को अखबार में छापना अखबार को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। लेकिन सुनो, अभी तो दिन चढ़ा है। अगले रोज आने वाला अखबार आधी रात को छपना शुरू होता है। इस लिहाज से तुम्हारी बताई जहर वाली बात को अखबार में छपने भेजने में अभी बहुत वक्त बाकी है। इस दौरान मैं भी ज़रा चुपचाप थोड़ी तफ्तीश करता हूँ। फिर मैं शाम को तुमसे फिर मिलूंगा और अपनी तफ्तीश के नतीजे की और इस बात की कि खबर को हमने किस तरीके से छापना है तुम्हें खबर करूंगा। सुनील ने उसके सामने एक पैड और बॉल पेन रख दिया। अपने घर का पता या जिस पते पर भी तुम उपलब्ध हो इस पर लिख दो। मैं शाम को तुमसे संपर्क करूंगा। कृष्णा ने सहमति में सिर हिलाते हुए बॉल पेन उठा लिया। डॉक्टर भट्ट ने एक सरसरी निगाह मुगल बाग स्थित अपने क्लिनिक पर आए आगंतुक पर डाली और फिर बोला, यस, आप डॉक्टर भट्ट है और दिवंगत नरोत्तम ठाकुर के फैमिली डॉक्टर है? हाँ, क्या चाहते हो? मेरा नाम सुनील है। मैं ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर होता हूँ। ये मेरा कार्ड है। डॉक्टर ने कार्ड थामकर उसका मुआयना किया और फिर दोहराया, क्या चाहते हो? पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। कैसे सवाल? ठाकुर साहब अपनी ज़िंदगी में आपके ट्रीटमेंट में थे? हाँ। तंदुरुस्ती कैसी थी उनकी? बहुत नाजुक, दिल कमज़ोर, पक्षाघात की वजह से जिस्म कमज़ोर, ऊपर से दमे की भी शिकायत। उनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ पाने की कोई उम्मीद थी? नहीं, और ये सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे से बड़े डॉक्टरों की भी राय थी। जान जा सकती थी? जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी। दरअसल उनकी सलामती में दवा दारू के अलावा तकदीर का भी दखल था। काट जाते तो सालों काट जाते, वरना लगती सांस की गारंटी नहीं थी। कभी भी कोलैप्स कर सकते थे। दवा दारू रेगुलर चलता था उनका? हाँ, कभी कदरन तंदुरुस्त महसूस करते थे तो कुछ दवाइयाँ खाना बंद कर देते थे, लेकिन हार्ट के लिए दवा तो उन्हें रेगुलर ही खानी पड़ती थी। कोई खास दवा? हाँ, डिजिट्रैक्स, एक गोली लंच के बाद और एक सोने से पहले। क्या खूबी है इस दवा की? हार्ट पेशेंट के लिए तो एक तरह से लाइफ सेविंग दवा है, लेकिन हर किसी को माफिक नहीं आती। खुशकिस्मती से ठाकुर साहब को माफिक आती थी, लेकिन दवा ऐसी थी कि बड़े कंट्रोल के साथ बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी खुराक निर्धारित करनी पड़ती थी। ठाकुर साहब के लिए वो खुराक 5 मिलीग्राम की एक गोली दिन में 2 बार थी। आई सी। ठाकुर साहब की माँ चंद्रावती भी हार्ट की पेशेंट थी और मेरी ही ट्रीटमेंट में थी। डिजिट्रैक्स को वो भी ठाकुर साहब की तरह रेगुलर खाया करती थी। यानी कि ये दवा ठाकुर साहब की फैमिली में वेल इंट्रोड्यूस्ड थी। हाँ, घर के बासिंदों को, नौकरों चाकरों तक को दवा की तमाम खूबियों और खामियों की खबर थी। चंद्रावती कैसे मरी थी? हार्ट फेल हो जाने से ही मरी थी। रात को अच्छी भली सोई थी, सुबह मरी पड़ी पाई गई थी। हार्ट पेशेंट के साथ ऐसा अक्सर हो जाता है कि सोते सोते ही उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। ये तयशुदा बात है कि डिजिट्रैक्स का ओवरडोज घातक साबित हो सकता है। हाँ, हार्ट पेशेंट्स के लिए ऐसे ओवरडोज का पोस्टमार्टम से पता लग जाता है। संभावना कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये दवा मरीज के सिस्टम में पहुंचकर बहुत जल्द हजम हो जाती है और उसकी तासीर खून में घुल मिल जाती है। ये दवा मरीज की तत्काल जान नहीं ले पाती। ऐसा नहीं होता कि इधर ये दवा मरीज के मैदे में गई और उधर उसका दम निकला। ये दवा सिस्टम में मुकम्मल तौर से घुल मिल जाने के बाद ही अपना जानलेवा असर दिखाती है। फिर मरीज के जिस्म में डिजिट्रैक्स के अवशेष इसलिए भी मिल सकते हैं क्योंकि वो उसकी रेगुलर खुराक थी। अलबत्ता पोस्टमार्टम पर हार्ट की फिजिकल कंडीशन इस बात का संकेत दे सकती है कि शायद मरीज ने डिजिट्रैक्स ज़्यादा मिकदार में खा ली थी। डिजिट्रैक्स के प्रभाव से दिल कदरन सिकुड़ जाता है। आई सी। लेकिन दिल का सिकुड़ा हुआ पाया जाना इस बात की गारंटी नहीं होता कि मौत की वजह डिजिट्रैक्स का ओवरडोज था। यानी कि यह निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन किसी और उपलब्ध सबूत के साथ जुड़कर यह भी सबूत बन सकता है। हाँ, ठाकुर साहब की माता का पोस्टमार्टम हुआ था? काहे को? मैंने आपसे पूछा है। भाई, वो तो 70 साल की आयु की थी और कंफर्म्ड हार्ट पेशेंट थी, इसलिए सहज ही सोच लिया गया कि वो स्वाभाविक मौत मरी थी। बिल्कुल। यूं ही अगर ठाकुर साहब रात को सोते और सुबह ना उठते तो उनकी बाबत भी यही सोचा जाता कि वो स्वाभाविक मौत मरे थे और यूं उसके पोस्टमार्टम का भी कोई सवाल ही ना पैदा होता। बिल्कुल भाई, उनके घर का एक एक बाशिंदा तो जानता था कि ठाकुर साहब का दिल किसी भी क्षण जवाब दे सकता था। उनकी तो अगली सांस की कोई गारंटी नहीं थी। आई सी। तो ठाकुर साहब के लिए डिजिट्रैक्स की निर्धारित खुराक 5 मिलीग्राम की एक गोली दिन में 2 बार थी। हाँ, इतने से कोई पेचीदगी पैदा हो जाना मुमकिन नहीं था ना, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर दवा खाने के बाद पैदा हो सकने वाले कुछ खास लक्षणों पर निगाह रखना ज़रूरी होता था। क्या होते थे ये लक्षण? नब्ज तेज हो जाती थी, मितली आने लगती थी, पेट में मरोड़ उठने लगते थे,
उल्टी भी आ जाती थी। आई सी, लेकिन नियमित निर्धारित खुराक से ये तमाम खतरे नहीं होते थे। ठाकुर साहब के लिए जो खुराक मैंने निर्धारित की हुई थी उससे उन्हें कोई खतरा नहीं था। फिर भी घर के सब लोगों को, खास तौर से ठाकुर साहब की बीवी को, जो कि ट्रेंड नर्स थी, मेरी खास हिदायत थी कि वो खुद ठाकुर साहब की केयर करे, और खुद ठाकुर साहब को भी मेरी यही हिदायत थी। ऐसे लक्षण कभी पाए गए थे ठाकुर साहब में? नहीं, कभी नहीं। जब ऐसी दवा की खुराक बढ़ जाने का नतीजा बहुत गंभीर हो सकता था, मरीज की जान जा सकती थी, तो फिर तो ये जहर ही हुआ एक तरह से, यही समझ लो। क्या किसी को ये दवा इतनी मिकदार में, जो कि उसकी जान ले सकती हो, उसकी जानकारी के बिना खिलाई जा सकती है? हाँ, क्या मुश्किल है? दूध में, जूस में, चाय कॉफ़ी में, या किसी भी मीठी चीज़ में घोल के पिलाई जा सकती है। या ओवल्टीन में? डॉक्टर सक पकाया। उसने अपने बाइफोकल्स में से घूर के सुनील की ओर देखा और फिर बोला, ये ओवल्टीन का जिक्र किस लिए? कोई खास वजह नहीं, सुनील लापरवाही से बोला। ठाकुर साहब रात को ओवल्टीन वाला दूध पीने के आदी थे। मैंने अर्ज़ किया ना बंदा नवाज कि कोई खास वजह नहीं। डॉक्टर खामोश रहा। तो सुनील आगे बढ़ा, ये तो आपने बीमार आदमी पर उस दवा का असर बताया। अब ये बताइए कि अगर कोई तंदुरुस्त आदमी उस दवा को खा ले तो उस पर क्या बीतेगी? उसे कुछ भी नहीं होगा। ओवरडोज से, मिकदार से ज़्यादा खाने से भी नहीं। ये तो मिकदार पर मुनहसर है। अब कोई पूरी शीशी हजम कर जाए तो? पूरी शीशी नहीं, मिसाल के तौर पर कह लीजिए कि 4-5 गोलियां, जो कि 4-5 चम्मच ओवल्टीन में पीस कर डाल दी गई हों। इतने से नॉर्मल हेल्दी पर्सन को कुछ नहीं होने वाला। बड़ी हद होगा तो 10-12 घंटे के लिए तबीयत खूब खराब हो जाएगी, उल्टियाँ आ जाएंगी, चक्कर आ जाएंगे, लूज मोशन भी हो सकती है, लेकिन बड़ी हद 24 घंटे में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जान पर तो नहीं आ बनेगी ना? नहीं, बशर्ते कि खाने वाले को दिल की अलामत ना हो। लेकिन ऐसी कोई मिकदार ठाकुर साहब जैसे शख्स की जान ले सकती थी? हाँ, यकीनी तौर पर हाँ। यानी कि अगर किसी की ठाकुर साहब की जान लेने की मंशा होती तो उसके लिए ठाकुर साहब को उनकी ओवल्टीन में 4 गोलियां डिजिट्रेक्स की खोलकर पिला देना ही काफ़ी होता। डॉक्टर ने फिर घूर कर सुनील की ओर देखा और फिर बोला, किस फिराक में हो मिस्टर? मैं किसी फिराक में नहीं हूँ। ठाकुर साहब की मौत तो शूट किए जाने से हुई है, तभी तो अर्ज़ किया है कि मैं किसी फिराक में नहीं हूँ। भाई, ऐसा कदम कोई ऐसा शख्स ही तो उठा सकता है जिसे कि डिजिट्रेक्स की तासीर मालूम हो, जो कि बकौल आपके घर के हर बाशिंदे को मालूम थी, यहाँ तक कि नौकरों चाकरों को भी। वो तो है, ऊपर से घर की मालकिन तो खुद नर्स थी। क्या मतलब? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं कहूँ कि दवा की बहुत थोड़ी मिकदार, जितनी अगर ठाकुर साहब खाते तो उनकी जान चली जाती, उससे 1/4 से एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? भाई, ऐसा और भी बातों पर निर्भर करता है। मसलन बताइए कोई बात। मसलन मैदे की हालत है, खाली पेट ये दवा खाई जाए तो इसका असर काफ़ी वायलेंट होता है। मसलन ये किसी ऐसी दवा के ऊपर खाई गई हो जो कि इसके साथ रिएक्ट करती हो, मसलन खाने वाली कोई स्त्री हो, इससे भी फर्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि माहवारी के दिनों में इस दवा के खाने पर पाबंदी है। वो दवा खाने वाली कोई औरत है? हाँ, नौजवान लड़की, कुमारी कन्या। तुम उसे मेरे पास लाओ, मैं उसका मुआयना करके ही किसी सही नतीजे पर पहुंच पाऊंगा। ठीक है, सुनील उठता हुआ बोला। शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैसे है कौन वो लड़की? डॉक्टर उत्सुक भाव से बोला। श्रीदेवी, सुनील बोला और पीछे हक बकाये से डॉक्टर को छोड़कर वहां से विदा हो गया। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। तुम फिर आ गए? प्रभुदयाल उसे देखते ही बोला। आज की तारीख में तो, सुनील विनयशील स्वर में बोला, पहली बार आया हूं माई बाप। अब क्या है? सिर्फ एक सवाल के जवाब का सवाल है माई बाप। प्रभुदयाल हंसा। मेरी राय मानो, वो बोला। नौकरी छोड़ दो, कुछ नहीं रखा नौकरी में। वस्त्रों का त्याग करो, बदन पर भभूत मलो और हाथ में कमंडल थाम कर गली गली द्वारे द्वारे घूमना शुरू कर दो। चांदी हो जाएगी। आजकल तो मंगते को भी लोग रुपए से कम नहीं देते। रुपए का भी इस महंगाई के ज़माने में क्या आता है कृपा निधान? क्यों नहीं आता? 2 अठन्नियाँ आती है, 4 चवन्नियाँ आती हैं। माई बाप, ये जैसी बातें आप कर रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देती। ये मेरा महकमा है, इसे मुझे ही चलाने दीजिए। बैठो। अब एक सवाल के लिए क्या बैठना, रमते जोगी खड़े खड़े ही जवाब सुन लेंगे। सुना नहीं? सुनील एक कुर्सी पर ढेर हो गया। क्या पूछना चाहते हो? प्रभुदयाल बोला। मैं सच में ही एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, सुनील बोला, लेकिन दरख्वास्त यह है कि जवाब सीधा और सच्चा मिले, पेंच और घुड़िंदर ना मिले। अब सवाल भी तो बोलो। दीनानाथ चौहान की चिट्ठी आपके हाथ लग चुकी है? कौन दीनानाथ चौहान? कैसी चिट्ठी? यानी कि, सुनील आहत भाव से बोला, एएसएम अकेला मैं ही नहीं हूँ। क्या बकते हो?
परसों जब मैं यहाँ आपके दरबार में पेश हुआ था तो आपने खुद कहा था कि मेरे और ज्योत्सना जोशी के बीच होने वाले वार्तालाप का एक एक लफ्ज़ आप यहाँ बैठे सुनने वाले थे। फिर आप दीनानाथ चौहान और उसकी चिट्ठी से भला क्यों कर वाकिफ़ नहीं है? अच्छा, वो चौहान, वो चिट्ठी? जी हाँ, वही लंबी वो वाला चौहान और वही लंबी वो वाली चिट्ठी। चिट्ठी हमें नहीं मिली। वो स्टडी में बनने वाले की टेबल से बरामद नहीं हुई? नहीं। फिर तो यकीन जानिए कि अब चिट्ठी मिलने वाली भी नहीं। क्यों? उसे चोर पड़ गए। कौन? सुनील ने सविस्तार उसे कल्पना कंसल का कारनामा कह सुनाया। तो ये माजरा है, प्रभुदयाल बोला। तो इतवार की शाम को ठाकुर के घर में जो चोर देखा गया था वो ये औरत थी जो वो चिट्ठी चुराने वहाँ गई थी। बिल्कुल, सुनील बोला। इस औरत की खैर नहीं। आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप हरगिज़ भी ये साबित नहीं कर सकेंगे कि उस रोज़ वाला चोर वो थी, खास तौर से तब जबकि इस बाबत अभी भी आपका एतबार ज्योत्सना जोशी पर ही है। ऊपर से ये तो आप हरगिज़ नहीं साबित कर सकेंगे कि चिट्ठी उसने चोरी की थी। देखेंगे। परसों रात के ठाकुर के उस मेहमान की बाबत कुछ पता लगा जिसे उसने अपनी स्टडी में सिगरेट और शराब से नवाजा था? अभी नहीं। और चंद्रिका ठाकुर का? वो कौन है? हा हा हा। रिपोर्टर साहब, मैंने तुम्हें एक सवाल पूछने की इजाज़त दी थी। ये 1 से 2 और 2 से 3 कैसे हुए जा रहे हैं? चलिए ऐसे ही सही, सुनील उठता हुआ बोला। ओके, थैंक यू फॉर नथिंग। चैप्टर 3। सुनील का अगला पड़ाव शंकर रोड था। वहाँ प्रदीप सक्सेना अपने ऑफिस में मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि वो मुगल बाग ठाकुर साहब की कोठी पर था। वो मुगल बाग पहुँचा। ठाकुर साहब की कोठी के विशाल कंपाउंड में उसे एक बड़ा सा सामियाना लगा दिखाई दिया। सामियाने में ज़मीन पर बिछी दरियों पर बेशुमार लोग बैठे थे और उन्हीं में सक्सेना भी था, जो कि सुनील को देखकर उठ खड़ा हुआ। वो सुनील के पास पहुंचा। दोनों में अभिवादनों का आदान प्रदान हुआ और फिर सक्सेना सुनील की बाँह पकड़कर उसे इमारत के पहलू की राहदारी में ले आया। कैसे आए? वो बोला। आपके ऑफिस गया था, सुनील संकोचपूर्ण स्वर में बोला। वहाँ से मालूम हुआ कि आप यहाँ हैं तो यहाँ चला आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे ऐसा माहौल मिलेगा। अब जो सोसाइटी के दस्तूर है उन पर तो अमल करना ही पड़ेगा। वो तो है। अब बोलो, यहाँ बात करना मुनासिब होगा? सक्सेना एक क्षण सोचता रहा, फिर बोला, आओ। पहलू के रास्ते से वो उसे कोठी के भीतर ले आया। भीतर ड्राइंग रूम खाली था, जहाँ की दोनों जा बैठे। सुनील ने अपना लक्की स्ट्राइक का पैकेट निकाला तो दोनों ने एक एक सिगरेट सुलगाया। बड़ी तलब लग रही थी। सक्सेना बड़े तुष्टिपूर्ण भाव से सिगरेट का कश लगाता हुआ बोला, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे वहाँ पांडाल से उठने का बहाना मिल गया। सुनील बड़े शिष्ट भाव से हंसा। और क्या खबर है? सक्सेना बोला। खबर तो आपके पास है जनाब, सुनील बोला। अब तो वसीयत के बारे में कुछ बताइए। अब तक तो इस बाबत पुलिस भी आपसे सवाल कर चुकी होगी और वो लोग तो टले भी नहीं होंगे जवाब हासिल किए बिना। वो तो है। तो कौन है मकतूल का वारिस, बीवी या बेटी? दोनों। ठाकुर साहब की वसीयत के मुताबिक वो अपनी तमाम चल और अचल संपत्ति को बराबर बराबर अपनी बीवी नम्रता और बेटी पंकज के लिए छोड़ के गए हैं। बेटी को तो बेदखल करने वाले थे। मिस्टर, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। ठाकुर साहब अपनी इकलौती औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। ऊपर से पंकज उनकी बेहद लाडली बेटी थी जिसे कि वो दिलो जान से चाहते थे। लेकिन अगर वो कुंवर युद्धवीर सिंह से अपनी ताल्लुकात से किनारा करना ना कबूल करती तो ठाकुर साहब झुक जाते। अपनी बेटी की खुशी के लिए वो अपनी जिद छोड़ देते। ऐसा? हाँ, ठाकुर साहब पंकज के बाप ही नहीं उसकी माँ भी थे। यानी कि अपनी वसीयत में जो रद्दो बदल वो कराना चाहते थे, पंकज को अपने विरसे से बेदखल करने की नीयत से नहीं कराना चाहते थे, हरगिज़ भी नहीं। तो फिर और क्या तब्दीली चाहते थे वो वसीयत में? ये मैं नहीं बता सकता। ठाकुर साहब की मौत के बाद अब इस बात की कोई अहमियत नहीं रह गई है। अपनी ज़िंदगी में वो एक बात को राज रखना चाहते थे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मौत के बाद भी अब वो बात राज ही रहे। क्यों? क्योंकि इस राज का खुल जाना कई भ्रांतियाँ पैदा कर सकता है, कहीं दिल दुखा सकता है। फिर जो बात वजूद में आई ही नहीं उसकी क्या अहमियत बाकी रही? नम्रता और पंकज को भी आप वसीयत की बाबत बता चुके हैं? हाँ। किसी को कोई हैरानी नहीं हुई? पंकज को हुई। वो मूर्ख लड़की कभी मेरी और ठाकुर साहब के टेलीफोन पर हुई बातचीत पैरेलल फ़ोन के ज़रिए बीच में सुन बैठी थी। उसने ठाकुर साहब को वसीयत में रद्दोबदल की ख्वाहिश जाहिर करते सुना तो वह कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि ठाकुर साहब उसे अपने विरसे से बेदखल करके उसे यूं एक कड़ी सजा देने का सामान कर रहे थे। असलियत में ठाकुर साहब का ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। ये मालूम होते ही बेचारी बुक्का फाड़ कर रोई। वकील साहब,
ठाकुर साहब जो डिजिट्रेक्स नाम की दवा खाते थे, उनके डॉक्टर से मुझे पता चला है कि वो दवा जहर के मानिंद थी और उसका ओवरडोज घातक साबित हो सकता था। तो ऐसी दवा तो बहुत एहतियात से यहाँ स्टोर की जाती होगी। क्या ये जानने का कोई जरिया हो सकता है कि दवा की गोलियों में कोई कमी बेशी तो नहीं है? सक्सेना कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, मैं अभी आया। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। सक्सेना वहाँ से उठकर चला गया। जब वो वापस लौटा तब सुनील तीसरा सिगरेट सुलगा रहा था। मैंने राम मिलन से इस बाबत सवाल किया है। सक्सेना वापस उसके करीब बैठता हुआ बोला। वो कहता है कि इतवार रात को उसने खुद ठाकुर साहब के लिए ओवल्टिन तैयार की थी और उसके साथ उन्हें डिजिट्रेक्स की एक गोली खिलाई थी। तब शीशी में सिर्फ 4 गोलियां बाकी रह गई थी। सोमवार यानी कि परसों सारा दिन ठाकुर साहब घर से बाहर रहे थे, इसलिए दोपहर के लंच के बाद वाली गोली वो खा नहीं सके थे। रात को गोली खाने की नौबत ही नहीं आई थी क्योंकि आई अंडरस्टैंड। राम मिलन ने अभी मेरे सामने डिजिट्रेक्स की शीशी देखी थी, उसमें अभी भी वही 4 गोलियां मौजूद हैं। घर में डिजिट्रेक्स की और शीशी नहीं थी। राम मिलन ने उसे भी चेक किया है। वो शीशी मजबूती से सीलबंद सही सलामत मौजूद है। बाजार में क्या कमी होगी इस दवा की? कमी तो नहीं होगी, लेकिन ये कम से कम MBBS डॉक्टर के नुस्खे के बिना नहीं मिलती। एक नर्स के लिए डिजिट्रेक्स हासिल करना या डिजिट्रेक्स के लिए किसी MBBS डॉक्टर का नुस्खा हासिल करना क्या मुश्किल काम होगा? क्या मतलब? अभी समझ में आता है। पहले आप ये बताइए कि क्या नम्रता एक निष्ठावान पत्नी थी? हाँ, बिल्कुल थी। बावजूद इसके कि पति उम्र दराज था, बीमार था, सेमी इनवैलिड था, शायद पति का धर्म निभाने में अक्षम था। हाँ, सक्सेना सख्ती से बोला, बावजूद इसके। फिर भी कल आप उसके और श्याम भैया के किन्हीं बेजा ताल्लुकात की ओर इशारा कर रहे थे। आइंदा दिनों में श्याम भैया की उससे संभावित शादी तक की ओर इशारा कर रहे थे। वो एक तरफा मामला था। श्याम भैया ही नम्रता के पीछे पड़ा हुआ था, तभी तो ठाकुर साहब ने उसे डांट पिलाई थी और उसका यहाँ आना जाना बंद करवा दिया था। लेकिन जनाब, आपने उसे बीवी की, नम्रता की कोई शय होने की भी हामी भरी थी। ये तक कहा था कि वो दुबई से लौटा ही इसलिए था कि उसे खबर लग गई थी कि ठाकुर साहब इंतकाल फरमा गए थे और अब मैदान साफ था। भाई, सक्सेना परेशान हो उठा। मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन अगर कहा था तो यकीन जानो मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम लगा रहे हो। आई सी। हकीकत यही है कि श्याम भैया ही नम्रता पर दिल रखता था, जबकि नम्रता का एक निष्ठावान पत्नी का श्याम भैया से कुछ लेना देना नहीं था। भाई, श्याम भैया का तब भी यहाँ आना जाना था जबकि नम्रता का यहाँ दर्जा महज नर्स का था। तब नम्रता की तरफ से भी श्याम भैया को कोई रिस्पॉन्स हो तो कह नहीं सकता, लेकिन शादी के बाद भी नम्रता की तरफ से वो रिस्पॉन्स बरकरार रही हो ऐसा नहीं है। वकील साहब, ऐसा नहीं है। कहने का आपका ढंग ऐसा है जैसे आप कह रहे हो कि काश ऐसा ना होता। अब सक्सेना शिकायत भरे स्वर में बोला, तुम मुझे जुबान देने की कोशिश कर रहे हो। हरगिज़ नहीं। बहरहाल नम्रता खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसे मेहरबान शख्स का साथ हासिल है, जो कि उसकी जानकारी के बिना भी उसकी वकालत करता रहता है। बात डिजिट्रेक्स की हो रही थी। हाँ, उस दवा में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? आपकी भी होनी चाहिए। मेरी? आखिर आप नम्रता के परिवार के मित्र हैं, लेकिन मेरी क्यों दिलचस्पी होनी चाहिए डिजिट्रेक्स में? सुनिए। फिर सुनील ने सुबह कृष्णा के साथ हुआ अपना वार्तालाप अक्षरश दोहरा दिया। सक्सेना के छक्के छूट गए। तौबा, वो विस्फोरित नेत्रों से सुनील को देखता हुआ बोला, वो वाहियात हर दिमाग लड़की नम्रता पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रही है, यूं बदला उतार रही है वो अपनी मालकिन से। नम्रता ने उसके साथ रियायत की जो उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। वो कहती है कि कंगन उसने नहीं चुराया था। हर चोर यही कहता है। वो तो ये भी कहती होगी कि वो कंगन उसके कमरे से उसके सामान में से बरामद नहीं हुआ था। नहीं, ये नहीं कहती वो, लेकिन ये कहती है कि वो कंगन उसे फंसाने के लिए वहाँ प्लांट किया गया था। वैसे ही, सुनील बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला, जैसे ज्योत्सना जोशी को फंसाने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्टडी में प्लांट किया गया था। ये भी वो लड़की कहती है। ये मैं कहता हूँ। ओह, तो तुम कृष्णा के तरफदार बन रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक खोजी पत्रकार हूँ और खोज करना मेरा फर्ज है। और तुम्हारी खोज ये कहती है, सक्सेना व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, कि कृष्णा बेगुनाह है। अभी इस बाबत मैंने कोई राय कायम नहीं की है, लेकिन अब जो ये स्कूप तुम्हारे हाथ लगा है, इसे तुम अपने अखबार में तो छापोगे ही। इस बाबत भी मैंने अभी कोई राय कायम नहीं की है। इस संदर्भ में अगर आप मेरी नम्रता से बात करवा सके तो इस वक्त? हाँ। नामुमकिन। देखा नहीं वो किस हाल में पंडाल में बैठी है? वो ठाकुर साहब की बेवा है और उनके बाद घर की करता है। वही वहाँ से उठ के चली आई तो वहाँ अफसोस करने आने वाले मेहमानों को कौन रिसीव करेगा? ये भी ठीक है। सुनील गहरी सांस लेता हुआ बोला,
बहरहाल ये तो हकीकत है कि उस रात ठाकुर साहब को जहर देकर मारने का सामान तैयार था। वो गोली से न मरते तो जहर मिली ओवल्टीन पीने से मर जाते। कैसे हकीकत है? सक्सेना भड़का। क्या सबूत है इस बात का? कृष्णा की वो खस्ता हालत सबूत है जो परसों रात ठाकुर साहब की थोड़ी सी ओवल्टीन पी लेने की वजह से उसकी हुई। परसों रात की उसकी निहायत खस्ता हालत के तो यहाँ गवाह भी मौजूद है। उसकी वो हालत किस वजह से हुई ये सुनोगे तो तुम्हारे छक्के भी छूट जाएंगे। अच्छा, कोई और भी वजह है? हाँ, बल्कि वही सही वजह है। क्यों? परसों रात कृष्णा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जी? मर न सकी इसलिए उसने ओवल्टीन में जहर वाली कहानी गढ़ ली। लेकिन उसे आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी? सुनो क्या ज़रूरत थी। सुन रहा हूँ जनाब, कलेजा थाम के सुन रहा हूँ। कृष्णा का मेरा ड्राइवर सुभाष से अफेयर था। वो सुभाष से बहुत मोहब्बत करती थी और उससे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन फिर यहाँ बॉबी आ गई, जो कि तुमने देखा ही होगा कि कृष्णा से ज़्यादा जवान है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा मॉडर्न है। नतीजतन सुभाष का झुकाव बॉबी की तरफ होने लगा। ये बात कृष्णा को बहुत नागवार गुजरी। कितनी बार वो हाउसकीपर पुष्पा के सामने इस बात को लेकर बॉबी से तकरार मोल ले चुकी है। लेकिन जब सुभाष का ही दिल बॉबी से ज़्यादा मिलने लगा था तो बॉबी क्या करती और कृष्णा क्या करती? यानी कि मोहब्बत में खता खाई होने की वजह से कृष्णा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हाँ, ये कहानी किसके दिमाग की उपज है? ये कहानी नहीं, हकीकत है। मेरा मतलब है आप तक ये हकीकत किसके ज़रिए पहुंची है? बॉबी के ज़रिए। ओह, तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन बॉबी की है कि कृष्णा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन नाकाम रही और फिर नाकामी का गम गलत करने के लिए उसने मालकिन का कंगन चुरा लिया। या शायद सुभाष की सूरत में पहला इनाम हाथ से निकल जाने के बाद उसने दूसरे इनाम से सब्र कर लिया था, जो कि मालकिन का कंगन था। तुम बात को मजाक में ले रहे हो। आप इसे गंभीरता से लेकर दिखा दीजिए। आप कथित आत्महत्या में और कंगन की चोरी में कोई यकीन में आने लायक, कॉमन सेंस पर खरा उतरने लायक तालमेल पैदा करके दिखा दीजिए। भाई, वो दो जुदा मसले हैं। आत्महत्या की वजह जुदा है, चोरी की वजह जुदा है। क्या है चोरी की वजह? चोरी की कोई वजह तो आपने बताई नहीं। ऐसा क्यों कर हुआ कि एक धन कुबेर के घर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 साल तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, एकदम स्पॉटलेस रिकॉर्ड के साथ नौकरी कर चुकने के बाद कृष्णा का इनाम डोला तो एक कंगन पर, और वो उसने छुपाया तो कहाँ छुपाया? अपने कमरे में, अपने सामान में। चोरी की बात खुलने पर जहाँ की तलाशी होती ही होती। भाई, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, जबकि आपका तो कारोबार ही बहस करना है। देखो मेरे भाई, उस वारदात की बाबत ये रवैया अख्तियार करके तुम नम्रता के साथ भारी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। एक मामूली नौकरानी की तरफदारी करके तुम नम्रता जैसी एक इज्जत और रुतबे वाली औरत पर लांछन लगा रहे हो, वो भी तब जबकि नम्रता ने उस चोर लड़की को सस्ते में बख्श दिया। उसको नौकरी से निकाल देने के अलावा उसने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की। नम्रता के पुलिस में रपट लिखाने की सूरत में कृष्णा गिरफ्तार हो सकती थी। वो वैसा कोई कदम उठाती तो उनको भी वैसे ही लेने के देने पड़ सकते थे जैसे ठाकुर साहब को। भगवान उनको जन्नत नशीन करे, ज्योत्सना जोशी की गिरफ्तारी के मामले में पड़े थे। क्यों भाई? सक्सेना अप्रसन्न स्वर में बोला। तुम किसकी तरफ हो? आप नाराज हो रहे हैं। किसकी तरफ हो तुम? अपनी तरफ हूँ, सुनील हंसता हुआ बोला। अपनी तरफ तो हर कोई होता है, और तुम किसकी तरफ हो? और मैं उस नेकबख्त औरत की तरफ हूँ जिसके हाथ में तराजू होता है और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। और कुछ? क्या और कुछ? अपनी कोई और राय जो तुम मेरे ऊपर थोपना चाहते हो? आप अखड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सक्सेना साफ साफ उखड़े स्वर में बोला। फिर तो ठीक है। दरअसल आप जैसे मेहरबान और प्रेमी बंदे के साथ में अपनी गुडविल बिगाड़ना नहीं चाहता। सक्सेना खामोश रहा। तो नम्रता से इस वक्त बात मुमकिन नहीं, सुनील बोला। नहीं, कब मुमकिन हो सकती है? शाम को आना, 7 बजे के बाद। तब आप यहीं होंगे? कह नहीं सकता, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं नम्रता को तुम्हारी आमद की बाबत बोल के जाऊंगा। शुक्रिया। और बोलो, इस वक्त 1 मिनट राम मिलन से बात हो सकती है? उससे क्या पूछोगे? खास कुछ नहीं। इतनी जवाब तलब तो पुलिस भी नहीं थी। सुनील केवल हंसा। ठीक है, सक्सेना उठता हुआ बोला। तुम बैठो, मैं राम मिलन को यहाँ भेजता हूँ। शुक्रिया। प्रदीप सक्सेना पंडाल में वहां पहुंचा जहाँ ठाकुर की मौत का अफसोस करने वाले लोगों के बीच मातमी लिबास और मातमी सूरत में नम्रता बैठी थी। 1 मिनट उठ के मेरे साथ चलो। वो घुटनों के बल नम्रता के करीब झुककर उसके कान में फुसफुसाया। ज़रूरी बात है। नम्रता ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वैसे ही फुसफुसाई। मेरे बेडरूम में पहुंचो, आती हूँ। सक्सेना भी सहमति में सिर हिलाता हुआ उठकर सीधा हुआ और फिर लंबे डग भरता
वापस कोठी में जा दाखिल हुआ। वो पहली मंजिल पर स्थित नम्रता के बेडरूम में पहुंचा और वहां चहलकदमी सी करता हुआ नम्रता की प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद नम्रता वहां पहुंची। क्या बात है, वो व्याकुल भाव से बोली। नम्रता, सक्सेना उसके सामने ठिठक कर बोला। वो लड़की तुम्हारी मेड कृष्णा ब्लास्ट के दफ्तर में पहुंच गई है और वहां बड़ी खतरनाक कहानी कहकर आई है। क्या कहकर आई है? कहती है कि परसों रात यहाँ किसी ने ठाकुर साहब को जहर देकर मारने का सामान किया हुआ था। हे भगवान! नम्रता दोनों कानों पर हाथ रखती हुई आतंकित भाव से बोली। ठीक से बताओ क्या बात है? सक्सेना ने बताया। तौबा! सुन चुकने के बाद नम्रता पूर्वत आतंकित भाव से बोली। ये लड़की है कि बला? ये तो वही बात हुई, एक तो चोर ऊपर से चतुर। अपनी करतूत पर शर्मिंदा होने की जगह घर वालों पर उल्टे इल्जाम लगाने लगी। नम्रता, अखबार तक पहुंची बात पुलिस से दूर नहीं रहती। क्या मतलब? देख लेना, कल तक पुलिस भी कृष्णा के पीछे होगी। उसने अपनी वही कहानी पुलिस के सामने भी दोहरा दी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किसके लिए? सोचो। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। नम्रता, मैं तुम्हारी हिफाजत की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी हिफाजत की कोशिश करोगे? मुझे क्या हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की तहकीकात बड़ी नामुराद चीज़ होती है। भगवान ही बचाए इससे। कभी दुश्मन का वास्ता ना पड़े पुलिस से, वो भी कत्ल के केस में। ओह, तो तुम समझते हो कि ओवल्टीन में डिजिट्रेक्स की गोलियां पीसकर मैंने मिलाई होंगी? मैं कुछ नहीं समझता, मैं वो बता रहा हूँ जो कुछ पुलिस समझेगी। नम्रता, अगर इस लाइन पर कोई तफ्तीश हुई तो पुलिस को सबसे ज़्यादा शक तुम्हारे ऊपर ही होगा। लेकिन वो जहर से थोड़े ही मरे हैं, वो तो गोली से। इरादा कत्ल भी कम गंभीर अपराध नहीं होता। तुम तो मुझे डरा रहे हो। फोरवार्न्ड इज फोरआर्म्ड। पुलिस उस लड़की की बकवास पर विश्वास कर लेगी? क्या पता। तुम्हें विश्वास है इस बात पर? नहीं, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि तुम मेरी तरफ हो। मेरी तरफ ना होते तो विश्वास कर लेते। सक्सेना को जवाब न सूझा। अखबार वालों को विश्वास है? उनका वो चीफ रिपोर्टर सुनील यही था, अभी तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मैंने टाल दिया। वो तो कहता है कि अभी इस बाबत उन लोगों ने कोई राय कायम नहीं की है। बहरहाल, अगर उन्होंने कृष्णा की कहानी पर विश्वास न किया तो बात ही खत्म है। किया तो वो कहानी कल के ब्लास्ट में छपी दिखाई दे जाएगी। ब्लास्ट को विश्वास ना आया तो कल वो किसी और अखबार में पहुंच जाएगी। उन्हें भी विश्वास ना आया तो परसों पुलिस के पास पहुंच जाएगी। अच्छा बदला उतारा चुड़ैल ने। एक बेबुनियाद बात को मेरे खिलाफ हथियार की तरह खड़ा कर दिया। तुम्हारा कंगन वाकई उसी ने चुराया था? क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं बेचारी के साथ गरीब मार हो रही हो? नॉनसेंस। जब चोरी का माल बरामद उससे हुआ तो चोर भी तो वही होगा। उस दूसरी मेड बॉबी ने कहीं उसके साथ कोई घात तो नहीं की? खामखा, उन दोनों की गलती थी। नहीं, बॉबी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। कृष्णा पर भी तो तुम्हें पूरा भरोसा था। प्रदीप, भगवान के लिए मुझे उलझाओ नहीं। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? मेरी हालत है ऐसी बातें सुनने की? सॉरी। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए। आसान तरीका तो यही है कि कृष्णा को समझाया जाए। हाँ, ये ठीक है। तुम ऐसा करो, शाम तक यहाँ रुको। मेहमान चले जाएंगे तो हम दोनों चुपचाप कृष्णा से मिलने चलेंगे। कहाँ मिलेगी वो? विनोबा बस्ती में उसकी माँ रहती है, वहाँ गई होगी वो। और कहाँ जाएगी? ठीक है, तुम जाना नहीं प्लीज़। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए कोर्ट जाना है, बस गया और आया। उसके बाद मैं यही हूँ। ठीक है, शुक्रिया। एक बात और। क्या? श्याम भैया से ज़रा न्यारी न्यारी रहो। क्या मतलब? मतलब खुद सोचो। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। 3 साल से जलावतन उस शख्स ने ठाकुर साहब के इंतकाल फरमाते ही यहाँ डेरा ही डाल लिया तो? ओह, मैं चलता हूँ। सक्सेना वहाँ से रुखसत हो गया। नम्रता कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसने बेडरूम का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया और वहाँ कोने में लगी अपनी राइटिंग टेबल पर जा बैठी। 60 के पेटे में पहुंच रहा बड़े मजबूत कटकाट का राम मिलन ड्राइंग रूम में पहुंचा। उसके चेहरे पर वफादारी की ऐसी स्पष्ट छाप थी कि सुनील प्रभावित हुए बिना ना रह सका। उसने सुनील का अभिवादन किया और बोला, वकील बाबू कह रहे थे कि? हाँ, सुनील बोला। पुराने नौकर हो घर के? जी हाँ, राम मिलन बोला। बहुत पुराना। जब पंकज बिटिया पैदा हुई थी तब भी मैं यहीं था। जब मालिक की शादी हुई थी तब भी मैं यहीं था। शुरू से ही ठाकुर साहब के खास खिदमतगार रहे हो? जी हाँ। ये कंगन की चोरी का क्या किस्सा है? कंगन वाकई चोरी गया था? गया ही था, वरना मालकिन क्या उसे लेकर इतनी हाल दुहाई मचाती? और वो कृष्णा ने चुराया था? वो उसके कमरे में से उसके सामान में से बरामद हुआ था। राम मिलन सावधानी से बोला। किसने बरामद किया था? खुद मैंने। मालकिन के कहने पर मैंने ही सबके सामने कंगन के लिए कृष्णा के कमरे की तलाशी ली थी। वो एक क्षण ठिठका और बोला, बहुत बुरी हुई बेचारी के साथ।
रो रो के दुहाई दे रही थी कि कंगन उसने नहीं चुराया था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मालकिन ने खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया। बेचारी की 7 साल की नेकनामी एक पल में मिट्टी में मिल गई। जैसी जिसकी करतूत होगी उसे वैसा ही तो फल मिलेगा। मुझे यकीन नहीं कि वो कृष्णा की करतूत थी। तो और किसकी करतूत थी? मेरे ख्याल से तो बॉबी की। वो है ही फसादी लड़की। जब से आई है पड़ी है कृष्णा के पीछे। हर वक्त झगड़ा, हर वक्त क्लेश, हर वक्त तो कृष्णा को मालकिन की निगाहों से गिराने की जुगत में लगी रहती थी। पुष्पा कहती थी कि वो हर तीसरे दिन मालकिन की कोई साड़ी, कोई पोशाक, कोई सैंडलों का जोड़ा या कोई और चीज़ ये कहकर दिखाने को ले आती थी कि मालकिन ने उसे पहनने को दी थी। अब पता नहीं वो चीज़ें उसे मालकिन देती थी या वो खुद ही उठा लाती थी, या कभी कोई एक चीज़ मालकिन ने दे दी होगी और 11 उसने खुद कब्जा ली होंगी, इस उम्मीद में कि मालकिन को पता भी नहीं लगेगा। और नहीं तो क्या, मुझे लगता है कि मालकिन का वो कंगन भी बॉबी ने ही खिसकाया था। फिर जब पोल खुलने का और पकड़े जाने का अंदेशा हो गया था तो उसने अपने सिर से बला टालने के लिए कंगन कृष्णा के कमरे में उसके सामान में छुपा दिया था। क्या मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था साहब, मामूली काम था। मालकिन को बताया होता। मैंने कोशिश की थी, लेकिन कंगन के कृष्णा के कमरे से बरामद होने की देर थी कि वो तो ऐसे भड़की थी कि किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुई थी। सुना है वकील साहब का ड्राइवर सुभाष भी बॉबी और कृष्णा में जैसे छीना झपटी का सामान बना हुआ था। हाँ, वो बात भी थी। वो बेचारा कृष्णा पर दिल रखता था। दोनों की इतनी अच्छी बनती थी कि तू कौन मैं खामोगा की तरह बॉबी उन दोनों के बीच आ कूदी। चंद दिनों में ही बेचारे का भेजा घुमा के रख दिया। अब आप ही बताइए साहब, कृष्णा कलपती कि ना कलपती? लेकिन वो सुभाष पागल है जो यूं एक को छोड़कर दूसरी से जा फंसा। पागल है नहीं साहब, पागल बना दिया गया है। ये जो बॉबी जैसी छमक छल्लो लड़कियां होती है, मुझे लगता है कोई जादू जानती है इन मामलों में। कृष्णा के नौकरी से निकाल दिए जाने से पीछे यहाँ बॉबी की तो चांदी हो गई होगी। बिल्कुल, सुबह से ही मालकिन के इर्द गिर्द डांस करके दिखा रही थी। कंगन की चोरी में हाउसकीपर पुष्पा का कोई हाथ हो सकता है? राम राम राम, क्या कहते हो साहब? राम मिलन, अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ उसका बहुत सोच समझ कर जवाब देना। पूछिए साहब। ये जो डिजिट्रेक्स नाम की दवा ठाकुर साहब नियमित रूप से 1 गोली दोपहर को और 1 रात को खाते थे, ऐसी दवा थी जो ज़्यादा खिला दी जाने पर ठाकुर साहब को निश्चित मौत के द्वार पर पहुंचा सकती थी। डॉक्टर भट्ट का कहना है कि किसी से ये छुपा भी नहीं हुआ था कि उस दवा की ज़्यादा मिकदार ठाकुर साहब जैसे दिल के मरीज के लिए घातक थी। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई डिजिट्रेक्स की तासीर से वाकिफ़ होता और वो ठाकुर साहब की मौत का इच्छुक होता, तो क्या बिना किसी की जानकारी में आए वो ठाकुर साहब की ओवल्टीन में डिजिट्रेक्स की 4-5 गोलियां पीस कर मिला सकता था? क्या कह रहे हैं आप साहब? राम मिलन के नेत्र फट पड़े। यूं मालिक को कौन मारना चाहता? वो बात का सवाल है। पहले ये बताओ कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता था? तो दोस्तों, ये था गोली और जहर नॉवल का पार्ट 4। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।